नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीत विश्व। भारत और चीन के मध्य में उत्पन्न विवाद को लेकर हमने बहुत सारे विषयों पर अध्ययन किया, बहुत सारे सेक्टरों पर हमने अध्ययन किया। आज जो हम प्रमुखतया अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम भारत और चीन के साथ में राजनयिक संबंधों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आर्थिक बात की, सीमा प्रबंधन की बात की, और जैसा कि लगातार चीन इस बीच में सुर्खियों में बना हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इन पॉइंटों को याद कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं, चाहे यूपीपीसीएस का हो या किसी अन्य एग्जाम का हो, आप क्वेश्चन आसानी से इसका कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहने का कारण भारत चीन राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 70 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको पॉइंट नोट कर लेना है, भारत चीन राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हुए, 70 वर्ष पूरे हुए। देखिए ये कब, तो 1 अप्रैल 2020 को कितने वर्ष पूरे हो गए, 70 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम भारत चीन के मध्य 1 अप्रैल 1950 को ये संबंध स्थापित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पहला गैर समाजवादी देश जिसने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ में संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। अब वो किस सेक्टर में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर चीन के दर्शन की बात होती है। जैसे भारत के दर्शन की अगर हम बात करें तो भारत का दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, इसी प्रकार से चीनी दर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, सार्वभौमिक शांति व सार्वभौमिक प्रेम। यानी चीनी दर्शन सार्वभौमिक शांति और सार्वभौमिक प्रेम की बात करता है। देखिए 29 अप्रैल 1954 की एक डेट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है पंचशील समझौता। ध्यान रखना, भारत और चाइना के मध्य में एक समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, जिसे हम पंचशील समझौता कहते हैं। और पहली चीज आपको याद रखना है, पंचशील समझौता 1962 तक चला, जो कि एक आदर्शवादी विचारधारा थी। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आदर्शवादी विचारधारा को रखा था। और कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति यहाँ पर थोड़ा सा अपनी दिशा से भटकी थी, क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा को लेकर राष्ट्र को हम सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें यथार्थवादी विचारधारा की आवश्यकता होती है। तो कई विद्वानों का ये अलग अलग मत है, खैर हमें उस पर नहीं जाना। तो ये आदर्शवादी विचारधारा किसके साथ में थी, चीन के साथ में थी। और यहाँ एक नारा भी निकल के आया था, हिंदी चीनी भाई भाई। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस पंचशील समझौते में कितने पॉइंटों पर बात की गई, 5 पॉइंटों पर बात की गई थी। अब सबसे पहले पंचशील शब्द को अगर हम लें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और आप सभी को मालूम है चाइना में बहुत बड़ा समुदाय एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपने ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर चाहे वो फहियान रहे हो या फेनसांग रहे हो, ये चाइना से ही आने वाले यात्री थे। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, फहियान को और फेनसांग को, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, पहला पॉइंट रहेगा परस्पर अनाक्रमण की नीति। यानी यहाँ पर पंचशील में पहला पॉइंट रखा गया था कि एक दूसरे के साथ में हमें आक्रमण नहीं करना है, परस्पर अनाक्रमण की नीति। और दूसरी बात थी अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। यहाँ पर हमें देश की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है, ठीक है। ये भी दूसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट था समान और परस्पर लाभकारी संबंधों को स्थापित करना। देखिए, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, समान और परस्पर लाभकारी संबंधों को क्या करना, स्थापित करना। और जो 5वां बिंदु था हमारा, वो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यानी हमें शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना है, स्टेबिलिटी को लाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पंचशील से हो गए। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील शब्द कौन से धर्म से संबंधित है, तो पंचशील शब्द का तात्पर्य बौद्ध धर्म से है। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने समझौते हुए थे, तो इसमें 5 समझौते हुए थे। और इसी 5 समझौते पर भारत यथार्थवादी विचारधारा को छोड़ करके आदर्शवादी विचारधारा को अपनाए बैठा था। और इसके लिए ही 1962 में, इस विचारधारा से प्रेरित होने के कारण ही 1962 में चाइना ने भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया था। और जैसा कि आज आप लोगों ने सुना भी होगा कि नेपाल के गांव पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। चलिए, खैर वो उनका अपना मैटर है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, ये पंचशील समझौते के अंतर्गत भारत के पास कई ऐसे चांस थे।
अगर हम तिब्बत रीजन की बात करें तो तिब्बत रीजन में अगर आप देखें तो 1904 में एक समझौता हुआ था जहां पर हमें स्पेशल राइट्स तिब्बत के लिए दिए गए थे। हमने उन स्पेशल राइट्स को 1954 के इस पंचशील समझौते में त्याग दिया था और इसके बदले में हमने जो तिब्बत है उस तिब्बत को चाइना का क्षेत्र स्वीकार किया था। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चाइना के क्षेत्र को हमने क्या कर लिया, तिब्बत के क्षेत्र को हमने क्या कर लिया था, चाइना का क्षेत्र स्वीकार कर लिया था। तो एक हमारे पास ये भी पॉइंट था जहां पर हमने अपनी बात नहीं रखी। और दूसरे की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के साथ में भारत के पास तिब्बत समस्या सुलझाने का एक अच्छा मौका था जिसे हमने क्या किया था, गंवा दिया था। तो खैर चलिए, ये पंचशील से रिलेटेड पॉइंट थे, वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। देखिए वर्ष 2020 को भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपुल टू पीपुल के संपर्क का वर्ष भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2020 भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपुल टू पीपुल का संपर्क वर्ष भी माना गया। ठीक है, अब देखें दूसरा डिस्प्यूट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो दूसरे डिस्प्यूट पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपने पढ़ रखा है इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सम्मिलित है। और आप सभी को यह मालूम होगा कि इंडोनेशिया लगभग 13,000 से भी अधिक द्वीपों से निर्मित एक देश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी विवाद का कारण बना हुआ है। अब ये विवाद का कारण क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए विवाद का कारण ये है कि इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप। अब देखिए समुद्री क्षेत्र में चीन हस्तक्षेप क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर अपनी पहुंच बनाना चाहता है। कौन से सागर में, तो नातुना सागर में। याद रखिएगा, नातुना सागर में चाइना क्या करता है, अपने गतिरोध को बढ़ावा दे रहा है। अब दूसरी चीज आपको याद रखना है, चीनी सैनिकों की मदद से ये अपने मछुआरों को वहां भेज रहा है और इनके मछुआरों को वहां से वापस कर रहा है। तीसरी चीज हमको और याद रखना, तो एक इंडोनेशिया का विवाद भी हमें याद रखना है। आज हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ेंगे क्योंकि आज अंतिम लेक्चर होगा इसका। ठीक है, देखिए, और ये लास्ट का एक पॉइंट रहेगा, दक्षिण चीन सागर। देखिए बहुत ज्यादा विवाद में रहने वाला रहता है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना 80% दावा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आ जाती है, ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, -9 लाइन। ठीक है, तो इसने क्या किया था, 1953 में इस बात की पुष्टि कर दी थी और रेखांकित कर दिया था कि ये क्षेत्र मेरा है और इस क्षेत्र पर कितने % कब्जा है, 80% कब्जा है। तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट। देखेंगे अब नए विवाद की हम बात करते हैं तो नया विवाद जो है हाल ही में जापान के साथ में चाइना का देखने को मिल रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट बनता हुआ जा रहा है। तो देखिए ये अगर हम कहें तो ये चाइना की बाउंड्री हो गई और ये ताइवान हो गया, यहाँ जापान के द्वीप हो गए और यहीं पर एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं सेनकाकू आइलैंड, यहीं पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो सेनकाकू द्वीप हाल ही में विवाद का कारण रहा। ठीक है, तो किसके किसके बीच में, तो चाइना प्लस इंडिया। ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले से नहीं रहा हो, बहुत पहले से रहा हो, क्योंकि इस द्वीप की खोज जो हुई थी 1895 में जापान के द्वारा ही की गई थी। तो 1895 से 1945 के बीच में इसमें जापान का कब्जा रहा। अब 1945 की घटनाक्रम को अगर आप लोग देखेंगे तो विश्व युद्ध हार जाने के बाद फिर ये एरिया जो है ये यूएसए के अंडर में चला गया था और फिर ये 1972 में एक संधि के द्वारा पुनः क्या किया गया था, जापान को दे दिया गया था। इस बीच में जापान को एक बड़ा ही सुंदर मौका मिला भारत के साथ में तनातनी को देखते हुए। तो इस संधि का फायदा उठाया जापान ने और सेनकाकू आइलैंड का नाम परिवर्तित करके सेनकाकू तोनोशिरा कर दिया, चूंकि तोनोशिरा ट्रीटी के अंतर्गत हमें मिला हुआ है। तो जिसके कारण ये जापान अपना दावा पेश करता है और चाइना इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो देखिए एक तो ये हो गया कि नाम परिवर्तित किया गया हाल ही में सेनकाकू आइलैंड का। तो अब इसे सेनकाकू तोनोशिरा, और सेनकाकू आइलैंड किससे संबंधित है, तो ये जापान से संबंधित है। मुख्यतः मैं जापान को आपकी 3 से 4 चीजें मैं बता दूं कि जापान के जो प्रमुख द्वीप हैं वो प्रमुख 4 द्वीप हमें ठीक है मालूम है। एक होक्काइडो हो गया, एक होन्शु हो गया, दूसरा शिकोकू हो गया और तीसरा क्यूशू हो गया। ठीक है, यानी क्यूशू जिसको बोलते हैं क्यूशू। अब देखिए इन द्वीपों पर यानी नंबर 1 पर होक्काइडो,
होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। लगभग इन पे जापान की 97% भूमि होती है, ठीक है, यानी रहने योग्य भूमि की अगर हम बात करें तो 97% भाग ये है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल में 70% यहाँ पहाड़ियाँ हैं। फिर अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ ज्वालामुखियों की संख्या 200 के करीब है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर भूकंप आते हैं तो वो कहाँ आते हैं, वो जापान में आते हैं, ये याद रखिएगा। तो एक छोटे से पॉइंट पर हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। और पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था एक सेंदाई फ्रेमवर्क की बात की थी। सेंदाई फ्रेमवर्क आप लोगों ने सुना भी होगा, इन्वायरमेंट की क्लास में मैंने इसकी बात की थी, सेंदाई फ्रेमवर्क। तो देखिए इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए इसी शहर पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जिसके कुछ नियम थे, उस नियम के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी, जिससे कि आपदा प्रबंधन में आपको क्या मिल सकती थी, राहत, यानी आई हुई आपदा से आप राहत प्राप्त कर सकते थे। चलिए सेनकाकू आइलैंड की बात हो रही थी, तो सेनकाकू जो आइलैंड है ये विवाद का कारण है किसके किसके बीच में, तो चाइना और जापान के बीच में। किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो जापान के अधिकार क्षेत्र में। दावा कौन कर रहा है, तो चाइना इस बात पर दावा कर रहा है। और चाइना इसे किस नाम से जानता है, दियाओयू के नाम से जानता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ ताइवान भी आता है और ताइवान भी इस पर दावा करने की बात करता है, और ताइवान इसे क्या नाम देता है, तियायू ताई, याद रखिएगा, तियायू ताई के नाम से दावा करता है इस पर, ठीक है। तो एक विवाद का कारण आपका ये चाइना के साथ में हो सकता है, सेनकाकू आइलैंड। उम्मीद करता हूँ आज के इस चैप्टर में आपको बहुत सारी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। आप अगर नहीं कोई चीज समझ में आ रही है तो आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं, और उस नेट के माध्यम से आप इनका डिस्क्रिप्शन मोटे तौर पर या आप अत्यधिक गहराई के साथ में इनका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए नुकसान कभी किसी चीज से नहीं होता है, आप शब्दों को जान लेंगे और उसके विषय में अगर विश्लेषण प्राप्त कर लेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, बल्कि घटेगा नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। धन्यवाद।